वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माय नेम इज उदित त्रिवेदी और आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे बिजनेस फाइनेंस का सेकंड टॉपिक। पहले वीडियो में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख चुके हैं। अब हम लोग रिवाइज करेंगे हमारा लीवरेज। सो लीवरेज क्या होता है? लीवरेज हमको बताता है एक फाइनेंशियल वेरिएबल का इन्फ्लुएंस दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे क्या होता है। इसको हम लोग कब स्टडी करते हैं? जब हमको जानना होता है इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ऑन अदर फाइनेंशियल वेरिएबल, तो हम लोग यूज करते हैं लीवरेज का। से फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने बिजनेस में जो फिक्स कॉस्ट है उसको बढ़ाया, तो उसका इंपैक्ट हमारी ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पर क्या होगा। तो ये जानने के लिए हम लोग समझते हैं लीवरेज, इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ऑन अनदर फाइनेंशियल वेरिएबल। देखिए, लीवरेज शुरू करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। बेसिकली आपके कॉस्टिंग का पार्ट है, पर आपके पूरे फाइनेंस में जो मेजर टॉपिक्स हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका लीवरेज डिसीजंस हो गया, तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। हाउएवर, जो आपके अकाउंटिंग में कॉस्टिंग है, जिसमें एक टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके अंदर ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कॉस्ट शीट हम लोग समझते हैं क्या होता है, तो हम लोग डिराइव करते हैं सेल्स से लेके ईपीएस तक। आइए, सबसे पहला यहाँ पे जो वेरिएबल है या फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड सेल्स। सेल्स हम लोग कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स विच वी हैव सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट। ठीक है, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिक वो कॉस्ट जिसका नेचर क्या है? वेरिएबल, मीनिंग कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग चेंज करेंगे, ये कॉस्ट क्या होगी? चेंज होती जाएगी। जब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाएंगे, जो हम लोग सेल कर रहे हैं वो बढ़ाएंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, अदरवाइज वो घटेगी। तो पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहती है, टोटल में ये चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल्स। इसे माइनस करने पे हमको मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन से हम लोग माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो जिसका नेचर क्या है? फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स कि जैसे रेंट है, डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, ये टोटल में फिक्स रहती है। क्योंकि अगर आप कितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको जो रेंट आपके स्पेस का देना है वो तो सेम ही रहेगा, तो दिस विल रिमेन सेम ऑन टोटल बेसिस। पर आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसके हिसाब से वेरी करेगी पर यूनिट के टर्म्स में। जैसे 1 लाख की फिक्स कॉस्ट है, अगर आप 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वो कॉस्ट रहेगी। अगर आप 20,000 यूनिट बना रहे हैं तो 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वो कॉस्ट रहेगी। तो ये टोटल में सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, पर यूनिट में चेंज होती रहती है। इसको माइनस करने पे हमको मिलता है ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम लोग इसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ईबीआईटी में से आई कंपोनेंट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स करेंगे, तो हम लोग इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ईएटी। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, तो कुछ न कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपको देना पड़ सकता है। इन दैट केस हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड भी इसमें से माइनस करेंगे। तो ये कौन सी अर्निंग है? विच इज अवेलेबल टू हुम? इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग विच इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? ईपीएस। तो कॉस्ट शीट में हम लोग समझते हैं कि सेल्स से हम लोग ईपीएस को कैसे डिराइव करते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास ईबीआईटी आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बन के टोटल हो गया आपका क्या बनता है? टोटल कॉस्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे ईएटी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स।
प्रेफरेंस डिविडेंड अगर कोई है तो उसे माइनस करेंगे, तो दैट वुड बी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसमें डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा ईपीएस। अच्छा, कॉस्ट शीट में एक और फॉर्मूला जो है हमको यहाँ पे आगे काम आएगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं, विच इज कॉल्ड योर पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है सेल्स को, यहाँ पे प्रॉफिट, इस फॉर्मूले के लिए प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है कंट्रीब्यूशन को। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, सिंपल। ये हमें ये दिखाता है कि हम लोग हर यूनिट ऑफ सेल्स पे हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं, और ये कंट्रीब्यूशन आगे जाके क्या बनता है, हमारे फिक्स कॉस्ट को कवर करता है। तो हम लोग जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कवर कर पाएंगे, उतना हम लोग हमारी फिक्स कॉस्ट कवर करके क्या कमा पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, तो इसका लॉजिक ये बनता है। पीवी रेशियो हमारा आगे काम आएगा। दूसरा हम लोग समझते हैं लीवरेज के पर्सपेक्टिव से। हम लोग लीवरेज क्यों पढ़ते हैं, देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है रिस्क का। एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी रिस्क फेस करता है, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कई तरीके के रिस्क। लीवरेज के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट रिस्क है। पहली है हमारी बिजनेस रिस्क, और दूसरी है हमारे लिए फाइनेंशियल रिस्क। दूसरी हमारे लिए फाइनेंशियल रिस्क। देखिए बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क होता है हमारा अनसर्टेनिटी। रिस्क इज अनसर्टेनिटी अबाउट, किसके रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग। सो इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली योर अनसर्टेनिटी with respect to the operations of the business, about business operations. That means uncertainty about EBIT. क्या आप sufficient EBIT earn कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आफ्टर कवरिंग योर वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, मुख्यतः फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्यों, क्योंकि ये पर यूनिट में अगर देखिए, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल। ये पेन जैसे मैं बना रहा हूं, तो पेन में क्या लगता है, प्लास्टिक लगता है। तो अगर ये पेन को बेच के ये प्लास्टिक की ही कॉस्ट में रिकवर नहीं कर पाऊंगा, तो क्या मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, नहीं। जो मेजर फैक्टर यहाँ पे है, मेजर कॉस्ट है, जो एक बड़ा रोल प्ले करता है, वो कौन है, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी अबाउट द बिजनेस ऑपरेशंस, क्या मैं सफिशिएंट ईबीआईटी कमा पाऊंगा, सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन कमा के फिर उसको, उससे फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करके मैं सफिशिएंट ईबीआईटी कमाने लायक मेरा बिजनेस मॉडल है या नहीं। दैट रिप्रेजेंट्स योर बिजनेस रिस्क। दूसरा आता है फाइनेंशियल रिस्क। नाम से ही क्लियर है, जो मेरे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनके रिलेटेड ये रिस्क है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर एडिशनल रिस्क, एडिशनल रिस्क ऑन योर बिजनेस ड्यू टू यूज ऑफ डेट। देखिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में मुख्यतः दो है हमारे पास, इक्विटी है और दूसरा है हमारे पास डेट। खैर और भी है, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स। पर जब आप डेट यूज करते हैं अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस में एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, इन दैट केस क्या होता है, डेट के साथ एक फिक्स्ड कॉस्ट आती है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा इवन इफ योर बिजनेस इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स। दैट मीन्स क्या डेट को यूज करने से आपके बिजनेस में खतरा है, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है? हाँ। क्यों? क्योंकि डेट के साथ एक फिक्स कॉस्ट आती है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। दिस हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर योर बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉसेस। ठीक है, तो दिस इज योर एडिशनल रिस्क ऑन द बिजनेस ड्यू टू यूज ऑफ डेट। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क को समझने के लिए हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। जिसको हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी कह देते हैं, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। और फाइनेंशियल रिस्क को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। या हम लोग उसको कह देते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, DFL, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज। और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो हमारे बिजनेस पे होता है, उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कंबाइंड लीवरेज।
या हम लोग उसे कह देते हैं DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, और एक और इसका नाम है सुपर लेवरेज। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे? हमने देखा लेवरेज का मतलब क्या होता है, कॉस्ट शीट, बेसिकली हम लोग कैसे सेल्स से अर्निंग पर शेयर तक हम लोग डिराइव करते हैं, पीवी रेशियो समझा हमने, दो रिस्क समझी लीवरेज के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क को समझने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज का यूज करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क को समझने के लिए हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जानने के लिए हम लोग कंबाइंड लेवरेज का यूज करते हैं, या हम लोग उसको कह देते हैं सुपर लेवरेज। अब हम लोग एक एक करके ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, तो ये होता है डिसप्रोपोर्शनेट चेंज इन EBIT ड्यू टू चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। देखिए जो हमने कॉस्ट शीट पढ़ी ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट EBIT। तो जब हम लोग सेल्स वॉल्यूम में चेंज करते हैं, वो चेंज करने से EBIT में डिसप्रोपोर्शनेट चेंज होता है। हम लोग जब आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको बताऊंगा कि कैसे डिसप्रोपोर्शनेट चेंज होता है। वो डिसप्रोपोर्शनेट चेंज होने का कारण क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट का प्रेजेंस इस डिसप्रोपोर्शनेट चेंज का कारण बनता है, ठीक है। तो इसलिए ऑपरेटिंग लेवरेज यूजफुल होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट का कैसा इंपैक्ट हो रहा है हमारे जो ओवरऑल EBIT है उसके ऊपर, उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। बेसिकली इसके तीन फैक्टर्स हैं, पहला फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और तीसरा सेल्स वॉल्यूम। देखिए सेल्स वॉल्यूम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फिक्स्ड कॉस्ट ये हम लोग समझेंगे जब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, OL से हम इसको डिनोट करेंगे, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, EBIT कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। यहां हम लोग इसका एक और फॉर्मूला देखते हैं, विच इज परसेंटेज चेंज, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या हम लोग इसको परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। देखिए अब फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहां पे दो सिनेरियो लेता हूं। पहले मैं लिखता हूं सेल्स ₹10 लाख, यहां पे भी लिख लेते हैं ₹10 लाख, ठीक है। दूसरा आता है वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे मैं लिख लेता हूं 6 लाख। फिर ये आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आप चाहे तो फॉर्मूला नोट डाउन भी कर सकते हैं, खैर जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूलाज आपको डिटेल में लिखवा दिए जाएंगे। 10 लाख माइनस 6 लाख, योर कंट्रीब्यूशन इज 4 लाख माइनस योर फिक्स्ड कॉस्ट से फॉर एग्जांपल इज 1 लाख, तो ये आपका क्या हो गया, EBIT आ गया। कितना EBIT, 3 लाख। देखिए तीन फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और सेल्स वॉल्यूम। देखिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज 1 लाख रुपीस, तो हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते हैं, कितना है, फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT दैट इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.33। अगर मैं इस फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ा दूं, I will keep this same, this is 10 lakhs, कंट्रीब्यूशन आया 4 lakhs। अगर इसको बढ़ा के मैं 2 लाख कर दूं तो हमारा EBIT क्या हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज इस केस में क्या हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट 100% का चेंज हुआ है, पर क्या ऑपरेटिंग लेवरेज में इतना चेंज हुआ है, यहां पे मैंने सेल्स वॉल्यूम चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो चेंज है वो डिसप्रोपोर्शनेट चेंज है। अगर मैं यहां पे सेल्स वॉल्यूम बढ़ाता भी हूं, इसकी इस जो डेफिनेशन है उस पर चलते हैं, अगर मैं यहां सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा के
अगर मैं फिक्स कॉस्ट को कम भी रखता हूं, से फॉर एग्जांपल मैं सेल्स वॉल्यूम कर देता हूं यहाँ पे 12 लैक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 15 लैक्स, इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 लैक्स। दिस विल बी सेम, क्यों, ये मैंने आपको बताया था पर यूनिट में सेम रहता है। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, और जब नंबर ऑफ यूनिट्स घटते हैं तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो घट जाता है। तो 15 लैक्स माइनस 9 लाख दैट इज 6 लैक्स। ठीक है, अच्छा मैं आपको परसेंटेज बताता चलता हूँ। यहाँ पे हमने 50% बढ़ाया है सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, 10 लाख से 15 लाख कर दिया, अग्री। हमारा फिक्स कॉस्ट क्या सेम है, एंड दिस इज योर 5 लैक्स, ठीक है, 1 लाख का फिक्स कॉस्ट। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन सॉरी जो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज वो कितना हो जाएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख दैट इज 1.20। 50% चेंज किया, और यहां पे देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा गिर गया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ये डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज होता है 1.33 1.20। आप इसको किसी भी लेवल तक चेंज कर दीजिए, आप बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, ये डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज आपको देखने को मिलेगा हमेशा। अगर हम लोग यहां देखें, देखिए वेरिएबल कॉस्ट यहां भी 50% बढ़ गया, कंट्रीब्यूशन यहां भी 50% बढ़ गया, तो यहां तक तो कहानी सेम है। 50% सेल्स वॉल्यूम में बढ़ाया, 50% वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, 50% कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। पर जब हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट लाते हैं पिक्चर में, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज होता है इन ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन सेल्स वॉल्यूम बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती तो ये अक्रॉस सेम रहता। समझ में आ रही है बात, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तक कोई चेंज नहीं है। चेंज क्यों आता है, फिक्स्ड कॉस्ट को लाने से पिक्चर में, ठीक है। तो इससे हम लोग कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज। तो और एक और चीज मैं आपको यहां पे एक रिलेशन समझाने की कोशिश करता हूं, जो हम लोग आगे रिलेशंस में पढ़ेंगे। इसको हम लोग सेम रखते हैं। देखिए सेल्स है हमारा 10 लैक्स, वेरिएबल कॉस्ट यहां पे हम लोग रखते हैं 6 लाख, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 4 लैक्स, फिक्स कॉस्ट अब मैं बढ़ा के कर देता हूं 2 लाख। तो हमारा ईबीआईटी कितना हो गया, 2 लाख रुपीस। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, जो कि आ जाएगा हमारा 2। तो यहां पे देखिए जब मैंने फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ाया, तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो गया, बढ़ गया। 1 लाख से 2 लाख किया तो ऑपरेटिंग लेवरेज 1.33 से 2 हो गया। अगर मैं इसको कम करता हूं, से फॉर एग्जांपल 1 लाख की जगह पे इसको मैं करता हूं 50,000, दैट कम्स योर 3,50,000। सो दैट इज योर 4 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000। सो दैट कम्स अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 1.14। ये आपका आ जाएगा 1.14। तो जब मैंने फिक्स कॉस्ट को घटाया तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज भी क्या हो गया, घट गया। ये रिलेशन आपको समझा। जब मैं फिक्स कॉस्ट बढ़ाता हूं तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता है, जब मैं फिक्स कॉस्ट को घटाता हूं तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज घटता है। ठीक है, हमने मीनिंग देख लिया, हमने फॉर्मूला देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हम लोग समझते हैं। पहला आता है ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ सेल्स है जहां पे आपका ईबीआईटी 0 होता है। वो लेवल ऑफ सेल्स जहां पे आपका ईबीआईटी 0 होता है, दैट मीन्स आप यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस की आप सिचुएशन में रहते हैं। इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, और फिर मैं आपको रिलेशन बताता हूं। देखिए इसको हम लोग, अगर हमको अमाउंट में निकालना हो, रुपीज में निकालना हो, तो हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इसको हमको अगर यूनिट्स में निकालना हो तो हम लोग लिखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
ये एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे पीवी रेशियो हमारा कितना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 40%। ठीक है, तो अगर इस सिनेरियो में हम लोग देखते हैं, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है 1 लाख और हमारा पीवी रेशियो कितना है 40%। सो ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2,50,000। इस 2,50,000 का सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए जब तक मैं 2,50,000 तक की सेल करूंगा, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल पे मेरा ईबीआईटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इस लेवल के ऊपर अगर मैं सेल करता हूं तो मैं प्रॉफिट अर्न करने लगूंगा, ईबीआईटी पॉजिटिव हो जाएगा। और इस लेवल के नीचे सेल करने पे मेरा ईबीआईटी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर ब्रेक इवन पॉइंट लेवल। अच्छा, अब इसका रिलेशन हमारे ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ क्या है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा एक्चुअल सेल्स, देखिए अगर मैं एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे करता हूं, दैट मींस देखिए ब्रेक इवन पॉइंट पे तो मेरा ईबीआईटी 0 है, तो मुझे प्रॉफिट कमाने के लिए, ईबीआईटी पॉजिटिव लाने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर ही सेल्स करनी पड़ेगी। अगर मैं उससे नीचे कर रहा हूं तो मेरा ईबीआईटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ईबीआईटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ईबीआईटी नेगेटिव है तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और अगर मेरा ईबीआईटी ही नेगेटिव है, मेरा डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स से ज्यादा सेल्स कर रहा हूं, उस केस में मेरा जो ईबीआईटी है वो पॉजिटिव रहेगा और मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है। तीसरा सिनेरियो, अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट जितनी ही सेल्स कर रहा हूं, इन दैट केस ईबीआईटी तो मेरा क्या हो जाएगा, 0। ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ सेल है जहां पे ईबीआईटी कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मैं ब्रेक इवन जितना ही सेल कर रहा हूं तो मेरा ईबीआईटी क्या हो जाएगा, 0। और मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सॉरी मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज कितना होगा, मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज कितना होगा, इनफाइनाइट। वाई, क्योंकि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, से फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन 50,000 है या कोई भी फिगर आप ले लीजिए, अगर डिनोमिनेटर में 0 है सो दिस वुड बी योर इनफाइनाइट, इनडेफिनिट। डिनोमिनेटर में 0 है, न्यूमरेटर आपका कुछ भी हो। ठीक है, तो जब आपका ईबीआईटी 0 होगा उस केस में आपका ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये रिलेशन आप पक्के से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है आपके ऑपरेटिंग लेवरेज के पर्सपेक्टिव से। तो दूसरा रिलेशन हम समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन सेल्स है, उसके ऊपर आप कितना ज्यादा सेल्स कर रहे हैं। दैट मीन्स ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है, जहां पे आपका ईबीआईटी 0 है, मतलब आप नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, उस ब्रेक इवन सेल्स से आप कितना ज्यादा सेल्स कर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, बेसिकली कि आप जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेल्स होगा, उस केस में आपके पास ज्यादा कुशन अवेलेबल होगा, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी इन ऑर्डर टू कवर योर वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, यह आपका होता है सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, और इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमको निकालना हो तो और इसका एक फॉर्मूला होता है विच इज योर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अगर हमको परसेंटेज टर्म्स में निकालना होता है, ये तो अमाउंट के टर्म्स में आ जाएगा, ये परसेंटेज के टर्म्स में आ जाएगा कि कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। सो दिस दैट इज ईबीआईटी अपॉन योर कंट्रीब्यूशन। देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला होता था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला है, ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इनवर्स ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। दैट मीन्स योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इनवर्स
इक्वल्स टू 1 अपॉन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इसके पीछे का लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है। वाई? देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? आप अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर में कितना फिक्स कॉस्ट आप लगा रहे हैं वो बताता है आपका ऑपरेटिंग लेवरेज। तो जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगा उतना आपका ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा? ज्यादा होगा। और जितना कम फिक्स कॉस्ट होगा उतना आपका ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा? कम होगा। तो अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है उसका मतलब क्या है? आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो आपको ज्यादा सेल्स वॉल्यूम चाहिए इन ऑर्डर टू कवर दिस फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर आपका मार्जिन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेक इवन सेल्स बढ़ जाए, ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा। ज्यादा फिक्स कॉस्ट होने पे ज्यादा ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, ज्यादा ब्रेक इवन सेल्स चाहिए उस फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो ज्यादा ब्रेक इवन सेल्स होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कुशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वैसे ही जब आपका ऑपरेटिंग लेवरेज कम होगा तो आपका फिक्स कॉस्ट कम होगा। फिक्स कॉस्ट कम होने पे आपका जो ब्रेक इवन सेल्स है वो भी कम हो जाएगा। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। क्यों? सिंपल लॉजिक, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है तो ज्यादा फिक्स कॉस्ट है, दैट मीन्स आपको ज्यादा सेल्स चाहिए उस फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए, दैट मीन्स आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो क्वेश्चन है वो कम रहेगा। और वाइस वर्सा। तो ये रिलेशन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और अपना ऑपरेटिंग लेवरेज का। एक मिसलेनियस पॉइंट मैं आपको और समझा देता हूं, आप नोट डाल के उसको लिख लीजिएगा कि वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, मैथमेटिकली हम लोग बात करें, वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी बिटवीन 0, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, कैन नॉट बी बिटवीन 0 एंड 1। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से कम हो सकती है, नेगेटिव। इस ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है। इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू कभी नहीं होगी। वाई? 0 कब होगी? जब आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब आपका अगर कंट्रीब्यूशन 0 है उस केस में क्या हो जाएगा? जो आपका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, उसमें आपका जो न्यूमरेटर है वहां पे 0 आ जाएगा। तो उस केस में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑपरेटिंग लेवरेज की 0। तो ये कब होगा? जब आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? 0 है। 1 कब होगा भाई? जब मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा, दैट मीन्स मेरा कंट्रीब्यूशन और मेरा एबीआईटी दोनों क्या है? बराबर है। सो 1 कब होगा? जब मेरा कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी बराबर है। ये कब होंगे? जब भाई तुम्हारे बिजनेस में क्या होगा? फिक्स कॉस्ट ही नहीं होगी। उस केस में तुम्हारा ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पर इसकी वैल्यू 0 से 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? आपका कंट्रीब्यूशन कम होना चाहिए ईबीआईटी से। इसकी बीच की अगर हमको वैल्यू चाहिए तो कंट्रीब्यूशन को कम होना पड़ेगा ईबीआईटी से, जो कि पॉसिबल नहीं है। रीजन भाई, कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी से कब कम होगा? जब आपका फिक्स्ड कॉस्ट नेगेटिव होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स आपने किसी का प्लांट या किसी का कमर्शियल प्रेमाइज आपने रेंट पे लिया आपका बिजनेस रन करने के लिए, और वो कहता है कि सर आप मेरे प्रेमाइज में बिजनेस रन कर रहे हैं, आपको मुझे रेंट देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रेंट दूंगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो फिक्स कॉस्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज वाई आपका जो वैल्यू है ऑपरेटिंग लेवरेज की वो 0 और 1 के बीच में नहीं होगी। ठीक है? तो ऑपरेटिंग लेवरेज में हमने मीनिंग देख लिया, फैक्टर्स देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, एग्जाम्पल की मदद से समझ लिया, और कुछ रिलेशंस देखे जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट के साथ क्या रिलेशन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ क्या रिलेशन है। और ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, पर उसके बीच में नहीं हो सकती। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।